हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का एपिसोड नंबर 5 लेके आ गए, जिसमें हम लोग एल सर्किट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी कि जो आर सर्किट होता है उसको डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम लोग एल सर्किट का सारा थ्योरी, जो उसके ऊपर फॉर्मूला होता है, जो इसमें करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर जो अगला वाला वीडियो होगा वो सी सर्किट के बारे में होगा, यानी कैपेसिटिव सर्किट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एल सर्किट का तो बहुत सारा नाम होता है और समझते हैं इसको। क्या ये जो है, दिस इज एल सर्किट, है ना। हम लोग पिछले क्लास में कौन सा पढ़े थे? आर सर्किट, यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव नहीं, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और उसका दूसरा एक और नाम भी था, मतलब दूसरा नाम नहीं था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो और ये जो रजिस्टर है उसको हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट किए, वो लिखा हुआ था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो एसी सोर्स है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग इंडक्टर से। ठीक है, तो अब अभी हेडिंग है इसका, हेडिंग लिखना है तुम लोग को दूसरा नंबर दे करके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में, जो कि बुक में छोटा छोटा घुसा घुसा के लिखा हुआ है, उसको बताएंगे हम डिटेल में एकदम। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और तुमको हम ये भी बताएंगे कि आखिर ये पढ़ना क्यों है, मतलब कि क्यों जो इंडक्टर है उसके बारे दोबारा से पढ़ना है। पहले तो इंडक्टर के बारे पढ़ी हो ना, किस चैप्टर में पढ़ी हो इंडक्टर के बारे? ईएमआई में, यानी कि चैप्टर 6 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन से ही इंडक्टर आया था। इंडक्टर क्या होता है? सॉलिनॉइड होता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, सॉलिनॉइड होता है जिससे मतलब कि एक इंड्यूस्ड बैटरी जिसमें पैदा होता था ये इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। ठीक है, इसका इंडक्टेंस जो होता था वो एल होता था, एल से लिखते थे इसको। इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे इसको हम लोग वॉटलेस सर्किट भी बोलते हैं, वॉटलेस सर्किट। अब ये वॉटलेस सर्किट क्यों बोलते हैं वो इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग को वॉटलेस करंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि है इस टॉपिक, इस चैप्टर में एक टॉपिक है वॉटलेस करंट, जो कि आगे पढ़ना है। छोटा सा ही टॉपिक है, तो ये आगे आएगा। तो इसको वॉटलेस सर्किट भी बोलते हैं। और तुम इसको लिख सकती हो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड। अब ये टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यही सबसे पहले गलत लिखा हुआ है। जो लॉजिक के तौर पे ये जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट वो गलत लिखा है थोड़ा। क्यों बता रहे हैं अभी हम। ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड टू एल सर्किट, मतलब इंडक्टिव सर्किट जो होगा, यानी कि जो इंडक्टर होगा उसमें दिखेगा कैसा, पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा? कुछ नहीं, एक इंडक्टर होगा, ये एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर, ये इंडक्टर ऐसे ही दिखता है, और इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एसी सोर्स, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहां से करंट फ्लो करेगा। इसका जो इंडक्टेंस है उसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है यार कि अगर ये प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली का मतलब सिर्फ इंडक्टर, मतलब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले वाले सर्किट में याद करो यार, प्योरली रेजिस्टिव लिखा हुआ था, तो उसमें सिर्फ रेजिस्टर जोड़े थे, इंडक्टर और कैपेसिटर तो नहीं था उसमें। इसमें सिर्फ इंडक्टर बोल रहे हैं, यानी इंडक्टिव। तो लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, वायर का छोड़ो, तुम ये बताओ कि जब भी कोई भी चीज़ हम लोग सर्किट में लगाते हैं, चाहे वो बल्ब हो, इंडक्टर हो, कुछ भी हो, अभी लिखना नहीं, अभी देखना है, लिखना बाद नहीं, गंदा आदत है लिखने वाला। कुछ भी जब हम लोग सर्किट में जोड़ते हैं, कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ इंडक्टर जोड़े हैं, बल्ब जोड़ देते, कुछ भी जोड़ देते, तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है जब उससे करंट पास करता है तो वो गर्म होता है, हीट होता है, और हीटिंग हो रहा है, इसका मतलब हीट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? I²RT। तो हीटिंग हो रहा है तो रेजिस्टेंस तो पक्का होगा, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस का तो हीटिंग हो नहीं सकता है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही ये जो इंडक्टर है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां तो लिखा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मतलब इसमें रेजिस्टेंस एक भी नहीं है। तो ये हम लोग अज्यूम किए हैं कि इसमें रेजिस्टेंस एक भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस इतना कम है, इंडक्टर का इतना कम है कि उसको हम लोग नियरली जीरो ले लिए। तो एज्यूम करके हम लोग तब इसको पढ़ रहे हैं कि इसमें, मान ले कि इसमें एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या दिक्कत होता? रेजिस्टेंस होता तो उसको भी फिर ऐड करके चलना पड़ता, तब मेरा जो इक्वेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। आगे चलकर हमको पढ़ना है ऐसा सर्किट भी, जहां कंबाइन करके, जिसमें इंडक्टर भी लगा रहेगा और रेजिस्टेंस भी लगा रहेगा, वैसा सर्किट भी पढ़ना है आगे चल के। मतलब कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा, ये वाला, और यहां पर रेजिस्टेंस इस टाइप से। हाँ बोलो, ऐसे, मतलब दोनों साथ में। क्या?
हाँ, वो भी दोनों साथ में लगता है, इंडक्टर और कैपेसिटर भी साथ में लगता है, उसको हम लोग एलसी सर्किट बोलते हैं। उसमें एलसी ऑसिलेशन होता है, एलसी सर्किट भी बनता है, ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल कर लेगा, तो वो अलग है, अभी उसको इसमें मत मिलाओ, ठीक है। एलसी सर्किट, देखो नाम हम बता देते हैं, जैसे ये एल है सिर्फ, इसके बाद तुमको एलसी पढ़ना है, एलआर पढ़ना है, सीआर पढ़ना है, मतलब सबको एक साथ साथ जोड़ जोड़ के, और फिर एक लास्ट में कॉम्बिनेशन होता है एलसीआर, तो वो सब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, हम तुमको सिर्फ एलसीआर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सब तुम्हारा सिलेबस से डिलीटेड है। एलआर, सीआर, एलसी, ये तीनों डिलीटेड है, सिर्फ तुमको एलसीआर पढ़ना है, और वो भी सीरीज वाला। अरे भाई, जब हम तीन चीज़ को जोड़ रहे हैं तो सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तुमको सिर्फ और सिर्फ सीरीज वाला पढ़ना है। मतलब पैरेलल वाला तो ऐसे कभी नहीं था सिलेबस, पैरेलल में तो है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, वो आउट ऑफ द सिलेबस है। हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसके बारे में नॉलेज रहना ठीक है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं, वो नीट जेई किसी का सिलेबस में नहीं। चलो अब तुम देखना ध्यान से कि पहला लाइन इसमें बात, इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इसमें पहले हम लोग यही लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस इज नियरली जीरो, सो इट इज प्योरली इंडक्टिव। तो अभी तुमको समझ में आया कि इसको प्योरली इंडक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां जो रेजिस्टेंस है वायर का, चाहे ये पूरा का पूरा सर्किट एलिमेंट का, बहुत कम है। तो देखो, अच्छा यहां पर एक बात हम क्लियर कर दें, ये जो हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं ये इसी का कह रहे हैं, वायर का नहीं कह रहे, वायर से हमको मतलब भी नहीं है, वायर में तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही। यहां पर इसके अक्रॉस जो इसके अंदर में रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। साफ साफ देखो हम बोल दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इसका हम जीरो बोल रहे हैं, बाकी वायर का भी कम होगा, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। अगर वायर का रेजिस्टेंस हाई भी हो जाएगा तो उससे मेरे कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों बता रहे हैं, देखो, क्योंकि हम जो भी करंट का इक्वेशन या वोल्टेज का जो भी इक्वेशन लिखने वाले हैं, वोल्टेज समझ रही हो ना, ईएमएफ, दो इक्वेशन लिखते हैं, देखो ये वाला याद करो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको सीधा सीधा लिख रहे थे, लेकिन ये इक्वेशंस किसके लिए था, जब यहाँ रजिस्टर रहेगा। अब तो यहाँ इंडक्टर लग गया, अब ये इक्वेशंस का जज्बात बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेगा वो हम लोग डेरिवेशन से समझेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ, इसके बारे क्या, बोलो बोलो। हाँ, वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब वायर का, देखो इंडक्टर का रेजिस्टेंस एकदम ही जीरो है, क्योंकि हमको सोचना मेन इसी के बारे, क्योंकि इसी को हम प्योरली कह रहे हैं ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक, क्योंकि जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो। तो वायर का रेजिस्टेंस भी ऐसे बहुत कम होना चाहिए, लेकिन हम, मेरा कैलकुलेशन में उससे कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब वायर से हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब है हमको इस इंडक्टर से, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम ये समझ के चलो कि इसमें लगभग हम लोग रेजिस्टेंस को एकदम जीरो मान के चले हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आ गया तब तो मिलावट हो जाएगा, तब प्योरली कहाँ होगा ये। इसीलिए रेजिस्टेंस वायर का चाहे इसका एकदम ही जीरो है लगभग, लेकिन ज़्यादा मतलब हमको इससे है, इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर रेजिस्टेंस आ गया तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, तब इसको फिर उसका रेजिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बहुत कम लिए हैं और जीरो ले लिए, ठीक है। तो तुम ये बनाओ एक बार, उसके बाद और बताते हैं इसके बारे में। और एक चीज़ देखो कि हम अभी स्टार्ट जब इसको करेंगे, तो यहाँ पर जब इससे एसी करंट पास करेगा, तो एसी करंट का देखो इक्वेशन जो होता है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें हम लोग को -π/2 करना पड़ेगा। और जो तुम्हारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, क्या होता है ईएमएफ का, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाले को मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको हम यही समझाएंगे इसमें कि ये ईएमएफ जो है वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन करंट में -π/2, मतलब करंट पीछे कैसे हो गया। देखो तुमको दिख रहा होगा ना, करंट क्या हो गया, -π/2, मतलब करंट पीछे हो गया। तो अब जो फेजर डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम या वेव डायग्राम, क्या वो ऐसे ऐसे बनेगा, नहीं, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो ना ये π/2 इसमें माइनस हो गया, यानी पीछे हो गया बेचारा, और ये आगे निकल गया है। तो वही समझना है अभी कि ये पीछे कैसे हुआ, ये आगे कैसे हुआ, उसको डेरिवेशन से समझाएंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, मतलब इसमें जैसे अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा उसके बाद, मतलब जैसे मान लो ये एसी सोर्स है, करंट फ्लो हुआ, तो इंडक्टर क्या करेगा, मतलब उसमें उसका क्या काम है। जैसे रजिस्टर का काम है, रजिस्टर अगर रहता तो वो करंट को रोकता, इंडक्टर क्या करेगा बताओ। और ये सब जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं इंडक्टर के बारे, ये अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, जो पहले वाला चैप्टर था चैप्टर 6, उसमें क्यों नहीं बताए थे। चैप्टर 6 में भी तो बता सकते थे ये सब इंडक्टर के बारे कि मतलब, लेकिन यहाँ पर फिर लेकिन एसी सोर्स लगा रहे हैं, तब कुछ कुछ अलग हो रहा है, इसमें नया चीज़ मिल रहा है। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है इसमें एसी सोर्स में जो बैटरी में नहीं है। मतलब ये वाला जो सर्किट पढ़ रही हो, ये वाला जो सर्किट पुराना वाला देख रही हो, इस सर्किट में बैटरी होता था ना, तो ये बैटरी अभी उसी की जगह हम ये लगा दिए हैं। तो बैटरी और इसमें क्या ऐसा अंतर आता है, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है दोनों में, मतलब ये डीसी लगाने से और ये एसी, सबसे बड़ा अंतर क्या आता है।
नहीं वो नहीं, वहाँ पर बात यह है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ज़ीरो नहीं होता है, कम से कम 50 हर्ट्ज़ होता है। लेकिन ये बैटरी का तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। और उससे देखना एक बहुत अलग चीज़ ऑब्जर्व होगा, ये चीज़ मेरा हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये एसी सोर्स लगा है तो क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये जो इंडक्टर है इसका एकदम जज्बात बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़ा देर में बताएंगे क्या बच्चे बदल रहा है। और लेकिन ये बैटरी लगाने से कुछ एक ऐसा चीज़ है जो कि नहीं मिल पा रहा है हमको, जो कि अभी हमको दिख रहा है। मतलब समझ रही हो ना, जैसे मान लो कि तुम ये किसी आदमी को किसी आदमी से बहुत ऑनेस्टली बात कर रही हो, उसके बाद तुम अपना उससे कुछ जो पर्सनल बात है कुछ शेयर कर दी, उसके बाद तो वो तुम्हारे साथ अलग बिहेवियर दिखाएगा अगर वो बदमाश हुआ तो। ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, जब तुम इसको बैटरी के साथ लगाई तब तक ये ठीक ठीक है, लेकिन जैसे इसके साथ जोड़ दी तो ये अपना असली रूप दिखाने लगा। क्या असली रूप दिखाएगा अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि ये पहले कैसे था, आखिर होता क्या है, करता क्या है, बताओ तुम। ये इंडक्टर जो होता है क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो करंट को क्या करेगा वो इंडक्टर, बताओ। करंट को रेजिस्ट करेगा, तब तो ये रेजिस्टर हो गया ना यार, है तुम बताओ। यहां से करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर क्या करेगा उसको। चैप्टर 6 से याद नहीं है तुम लोगों को, इसका मतलब बताओ तुम। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सही बोली बिल्कुल, कि सर यहाँ से एक करंट फ्लो होगा जो कि बदलता हुआ होगा, और वो बदलता हुआ करंट, अच्छा ये बदलता हुआ करंट होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ। जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा 100% बदलता हुआ होगा, क्योंकि यहाँ एसी सोर्स लगा है ना, डीसी तो नहीं लगा है। अच्छा तुम याद करो जब तुमको हम चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे तो यहाँ खाली बैटरी नहीं एक रियोस्टैट भी लगा रहे थे ताकि बार बार करंट चेंज होते रहे, लेकिन यहाँ रियोस्टैट लगाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑलरेडी चेंज हो रहा है। जब बैटरी लगाते हैं ना तो रियोस्टैट लगाना पड़ता है ताकि इसका नेचर को आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन अभी तो बिना रियोस्टैट का भी इसमें करंट चेंज होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, बार 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 अपना वैल्यू चेंज करेगा। अब तुम बोलोगे सर ऑल्टरनेटिंग करंट तो कांस्टेंट भी होता है, बोलोगी ना सर स्क्वायर वेव में आप बताए थे, लेकिन हम लोग का सिलेबस में जो भी पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ साइनोसोडल वेव के लिए, स्क्वायर वेव का बात कभी भी नहीं करते हैं। हम लोग का घर में भी जो आता है वो साइनोसोडल वेव आता है, हम लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ साइनोसोडल एसी है, ठीक है। स्क्वायर वेव का है डिस्कशन जो तुमको हम बता दिए हैं। क्या बोल रही हो बोलो। हाँ बहुत यूज है रियल लाइफ में स्क्वायर वेव, एक और भी होता है सॉ टूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, बहुत सारा वेव होता है, बस तुमको हम बताए नहीं है, जो जरूरत है उसी का बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। तो ये समझना कि ये जो करंट है इसका नेचर कैसा होगा, चेंजिंग। तो हम छोटा सा बता दे रहे हैं क्या होगा उसके बाद, कि यहाँ पर ना एक अपने आप एक बैटरी पैदा होगा इसके अंदर, याद करो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते थे, या फिर उसका दूसरा भी एक नाम था, ये भी वाला यही वाला, ये जो ईएमएफ, और इसको दूसरा नाम क्या था, बैक ईएमएफ, याद आया, बैक ईएमएफ बोलते थे। चलो अभी हम लोग को रिया बताएगी बैक ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता था, जो यहाँ पर बैक ईएमएफ बनता था उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, बताओ रिया जल्दी से, जल्दी बताओ, पनवेल निकलना है, अरे जल्दी बताओ भाई, नहीं याद है तुम बताओ, कुछ भी तुम लोग पढ़ती लिखती नहीं हो, तुम बताओ, हैं हट बकलोल लोग। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस ये बताता है कि अगर यहाँ जो करंट है वो बढ़ता हुआ हो तो उसको वो घटाएगा, और अगर यहाँ से जो करंट बह रहा है वो घटता हुआ हो तो उसको वो बढ़ाएगा। कौन, जो यहाँ बैटरी पैदा होगा वो, क्योंकि ये बैटरी पैदा होकर यहाँ पर एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगा, और वो इंड्यूस करंट या तो उसको घटाएगा या तो उसको बढ़ाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ये करंट का नेचर कैसा है जो कि इस सोर्स से फ्लो हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे समझना, देखो हम अब तुमको क्या बताने वाले हैं, हम तुमको ये बताने वाले हैं कि डीसी के केस में अगर सिर्फ यहां डीसी लगा देते, मतलब बैटरी लगा देते, तो क्या दिक्कत होता। देखो तुमको पता है कि जब हम डीसी का बात करते हैं डायरेक्ट करंट का, डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट में जो करंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ईएमएफ जीरो आ जाएगा। इसीलिए यहां एसी लगा के और तब डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें रियोस्टैट लगा रहे थे जब डीसी ले रहे थे खाली, तो उसमें रियोस्टैट ताकि करंट बार बार चेंज करते रहे, क्योंकि अगर करंट चेंजिंग नहीं होगा तो ईएमएफ आएगा नहीं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। अच्छा ये कौन सा करंट है तुम बताओ, ये जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है वो है, या फिर इस बैटरी से पैदा होने वाला जो इंड्यूस करंट है वो करंट है। यहां पर गलत, ये जो करंट है ये बैटरी से पैदा होने वाला करंट है, क्योंकि उसी करंट के बारे में हमको सोचना है ना कि जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो घटता हुआ है या बढ़ता हुआ है, उसी के बारे में सोचना है ना। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना कि कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, ये वाला इंड्यूस करंट के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। यार सूखा नशा एकदम कर क्या ही है ये। अब देखो दूसरा वाला, देखना कुछ रिवाइज वाइज नहीं कर रही है लगता है। अभी देखो जब हम बात कर रहे हैं एसी का, तो एसी करंट का वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल होता है ना।
हाँ कोई कोई कभी कभी कांस्टेंट, लेकिन हम बता दिए कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग साइनोसॉइडल वेव का बात कर रहे हैं। साइनोसॉइडल वेव का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, तो कांस्टेंट करंट नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ वो सब बात डिस्कशन बाद का, अभी पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ से ईएमएफ जीरो आएगा? नहीं आएगा। यहाँ जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये करंट समय के साथ बदल रहा है, तो ये समय के साथ बदल रहा है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। टाइम के साथ चेंज कर रहा है ये करंट ना, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 100 एम्पियर। मतलब ये जो करंट का एक्सप्रेशन होगा वो 2t टाइप का होगा, मतलब टाइम पर डिपेंडेंट होगा। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये करंट का वैल्यू भी बार बार चेंज करेगा, तो उसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ हमको ईएमएफ मिलेगा। समझ आया? इसीलिए एसी सोर्स के बेसिस पे जब डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा हमको नया चीज ऑब्जर्व हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये करंट कैसे पीछे हो वो अलग डिस्कशन, हम तुमको यहाँ पर रिवाइज करवा दिए कि ये फॉर्मूला का इसमें जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट है, और इसी फॉर्मूला से तुमको हम ये फील करवाएंगे कि यहाँ -π/2 क्यों हुआ। देखो ये फॉर्मूला पहले पढ़ी हो प्रीवियस चैप्टर 6 में, यानी ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फॉर्मूला से तुमको हम ये फील करवाएंगे कि यहाँ पर -π/2 कैसे होता है। चलो एक काम करो कि पहले ये पूरा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जरूर लिखना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? कि डीसी में और ये एसी लगाने से क्या उसमें जज्बात बदल रहे हैं। बाकी अभी हम वो तुमको नहीं बताए कि अपना असली रूप ये क्या दिखाता है, थोड़ा देर में बताएंगे कि क्या असली रूप आता है उसमें। नीचे का तो दिख ही नहीं रहा था कि नीचे में हम क्या लिख रहे थे। चलो चलो लिखो लिखो। हम्म तो अभी इसके बाद हम तुमको ये बताने वाले हैं कि जो करंट का एक्सप्रेशन होता है, हम दो इक्वेशंस लिखे थे, वो कैसे आएगा। करंट का एक्सप्रेशन लिखे थे, क्या लिखे थे? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। तो वो -π/2 कैसे आता है वही बताने वाले हैं हम। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट है उसी से। जैसे अभी इसके बाद हम तुमको क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें भी कुछ चेंज आएगा एक्सप्रेशंस में जो करंट और ईएमएफ का है। तो उसमें भी जो कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज है, जो भी नया चीज उसमें आ रहा है, उसी को लेकर के ही हम तुमको समझाएंगे कि कैसे आखिर चेंजेस आ रहा है इक्वेशन में। तो देखो एक्सप्रेशन जैसे हम लोग पूछ रहे थे ना जब फेजर पढ़ा रहे थे कि कब सर -π/2 होगा, +π/2 कैसे हो जाएगा, या फिर फाई एंगल कैसे आ जा रहा है यहाँ पर, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है? तो एक्सप्रेशन फॉर आई, और ये कौन सा करंट है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस आई फॉर एल सर्किट। मतलब आई का एक्सप्रेशन कैसे आता है, किसके हेल्प से आएगा? ऑब्वियसली ईएमएफ का भी हेल्प लेंगे। तो हम लोग को पता है कि एज, अच्छा जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पर जो डायग्राम था, सर्किट डायग्राम, उसमें ये तुम्हारा था इंडक्टर और इसमें हम लोग जोड़े थे एसी सोर्स। तो यहाँ से जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करके ये इंडक्टर तक पहुंचेगा, तो इंडक्टर क्या करेगा? उस ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन की जो करंट फ्लो कर रहा है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इंडक्टर का काम क्या है? यानी कि करंट को अपोज करना कि क्या करना, उसको तुम कहोगी कि उसका काम है ईएमएफ डेवलप करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ताकि वो करंट को या तो डिक्रीज कर सके या तो इंक्रीज कर सके। तो मतलब ये समझ में आया कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट यहां से फ्लो होगा, जो इंडक्टर होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि एक ईएमएफ इंड्यूस करके और मतलब उसको एडजस्ट करना, या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। समझ में आया? तो हम साफ साफ क्या बोल सकते हैं कि ये अपोज करेगा उसको। हम क्या 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 बोल सकते हैं? उसको अपोज करेगा। अपोज का मतलब होता है कि अगर वो बढ़ेगा तो उसको घटा देगा, घटेगा तो उसको बढ़ा देगा, अपोजिशन करेगा। तो वही लिखेंगे कि एज द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, एज द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, यहां से जब फ्लो करेगा फ्रॉम एसी सोर्स, एसी सोर्स, द इंडक्टर, द इंडक्टर अपोजेस इट, है ना, उसको अपोज करेगा। और उसका हम लोग ईएमएफ क्या लिखेंगे? अच्छा, अपोज करने के लिए क्या करेगा? इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ। पता है तुमको, बहुत लोग ये पूरा पढ़ लेता है लेकिन एक्सप्रेशन भी याद कर लेता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, समझ नहीं आता चल क्या रहा है, क्योंकि पहले वाला चैप्टर्स नहीं पढ़ा हुआ है। ये जो अभी बात तुमको जितना समझाएं हम इंडक्टर के बारे, ये पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे तो कहाँ समझ में आएगा? इसलिए बहुत लोग को ऑल्टरनेटिंग करंट समझ में ही नहीं आता है। मतलब समझ, उसको लगता है कि समझ में आ गया है, वो जबरदस्ती फील भी करा कि समझ गया है तुम, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मैक्सिमम लोग को। कारण है उसका क्योंकि पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहता है। ठीक है, ये अपने ऊपर हंस रही हो। चल देखो, इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ। अच्छा, इसको बैक ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको डिक्रीज करना है? नहीं,
कि उसको इंक्रीज करना है, दोनों को मिला करके बोल रहे हैं बैक ईएमएफ, मतलब जो भी होगा उसको अपोज करेगा। तुम चाहो तो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल दो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलने पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो किताब में लिखा रहता है बैक ईएमएफ, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब किताब में इसको E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब वो माइनस को हम लोग यहाँ पर हटा के चलेंगे, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है। अगर हम तुमको माइनस के साथ लेके समझाएं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेकार में फालतू टाइम वेस्ट होगा, जिसमें तुमको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं निकल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ईएमएफ है उसका सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। किताब में देखोगी तो उसका माइनस भी लेकर के और तब डेरिवेशन किया है, ठीक है। तो ये क्या लिए हम लोग, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ईएमएफ का। माइनस क्या बताता है, अपोज कर रहा है, माइनस को तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता है, माइनस तो बता पोजीशन को बताता है ना। तो ये तुम्हारा ये इक्वेशन हुआ। अब तुम यहाँ से अगर डी आई निकालोगी, अच्छा मेरा जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन था वो कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम पहला इक्वेशन मान रहे हैं, ठीक है। ये ईएमएफ होगा ना किसका, सोर्स का। देखो सोर्स का जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा ना। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज करेगा किसके हिसाब से, जितना सोर्स का वोल्टेज रहेगा उसी के हिसाब से। समझ आया कि नहीं आया, मतलब जितना वोल्टेज इसका डेवलप होगा ये सोर्स का, ये ई का मतलब समझती होगी ना। जैसे याद करो यार, हम तुम लोग को ये पढ़ाते थे ना कि ऐसे ये रजिस्टर है और इसमें ये बैटरी है और ये बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ऐसे पढ़ाते थे ना। तो जितना वोल्टेज होता था उसी के अनुसार करंट आता था। ठीक वैसे ही यहाँ पर जितना इस सोर्स का ईएमएफ होगा, यानी कि जितना इसका वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो करेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट ऐसा दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तुमको पता है कि अपना डायरेक्शन पलटता है 50 बार, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। 50 बार नहीं, 100 टाइम्स बदलता है, ठीक है। तो 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन वो बदलता है, इसलिए ऐसे कभी भी तुमको अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में ऐसे फ्लो करते हुए नहीं दिखाया जाएगा। समझी, कारण है सब चीज का कि क्यों नहीं दिखा रहा है अल्टरनेटिंग करंट कैसे जाते हुए, इसमें क्यों दिखाता है, सब में एक रीजन है, ठीक है। बहुत लोग को ये चैप्टर इसके ऐसा लगता है, क्या बोलते हैं उसको यार, कि गाना के जैसा, कि मास्टर आया कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो बता रहा है, मतलब कुछ तो है, मतलब पीछे वाला का बोल रहा है कि पीछे वाला नहीं आता है, कुछ तो बोल रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम डी आई निकालोगी तो क्या लिखोगी उसको बताओ। ये इसको डी आई निकालना है तो इन सबको उधर भेजना है, तो ई हो जाएगा और यहाँ पर ये डी टी इसके साथ चल जाएगा और ये एल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा एल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये एल नीचे आ गया, डी टी को इधर भेज दिया, है ना। अब यहाँ से ये जो करंट है ये तो स्मॉल करंट है, तो हमको तो कंप्लीट करंट चाहिए। कंप्लीट करंट मतलब ये मत सोचना कि एवरेज करंट, एवरेज करंट मत सोच लेना। एवरेज निकालने का तो तरीका होता है ना, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, वहाँ तो ऐसे करना पड़ता है ना। लेकिन हम तो अभी ये डी आई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी आई को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, आई, तो आई कौन सा करंट होगा, ये वाला आई होगा, और ये आई इंस्टेंटेनियस होता है ना। तो ये मत सोच लेना कि एवरेज निकाल रहे हैं, पागल उगल नहीं बनना, ठीक है। तो अभी देखो आगे। तो इधर इंटीग्रेशन और इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अच्छा इस ई की जगह पे हम क्या डालेंगे, इस ई के प्लेस पे हम क्या डालेंगे, हाँ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कहाँ से डाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर डी टी। अच्छा ये जो एल है, एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, जो बोलना है बोल लो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एल जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा ना, मतलब इसका जो भी इंडक्टेंस होगा वो किस में होगा, ओम में होगा, हेनरी में होगा। चलो ये याद है, वाह। एल का जो भी एसआई यूनिट होगा वो हेनरी में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर होगा, यहाँ से ये बाहर होगा, तो 1/L, ठीक है। अब यहाँ से ये ई नॉट भी तो कांस्टेंट है यार, ई नॉट का मतलब है पीक वोल्टेज, बहुत लोग को ई नॉट में भी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ई नॉट का मतलब है, देखो जब ऐसे ये बनता है वेव, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पे वैल्यू जाता है वो ई नॉट है, वो तो हमेशा ही फिक्स रहेगा ना। चेंज कौन चीज़ होता है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। तो ई नॉट तो हमेशा पीक वैल्यू मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे पहुंच रहा है। यहाँ पर भी जितना, मान लो यहाँ पर ये 5 एम्पियर हुआ, तो यहाँ भी कितना होगा, 5 एम्पियर, फिर उसके आगे वेव बढ़ेगा तो 5 एम्पियर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। चलो तो ई नॉट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर इसका लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लिमिट कैसे बता देंगे, हमको थोड़ी पता है कि कितना देर के लिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो भी लिमिट लिखना है टाइम का लिखना है, लेकिन कितना देर तक हम फ्लो करवा रहे हैं वो तो नहीं पता है हमको। हम लोग देखो यार, हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं। जनरल इक्वेशन समझती हो, जनरल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि टी टाइम रहता है, फॉर टी टाइम। अब यहाँ पर टाइम मेंशन कर देंगे तब तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो जाएगा ना, समझ रही हो। तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिमिट्स नहीं लिखेंगे। लेकिन लिमिट्स नहीं लिखने से एक दिक्कत हो जाएगा, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका लिमिट लिखते हैं, लिमिट नहीं लिखने से एक दिक्कत हो जाएगा कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा वहाँ पर, प्लस सी जानती हो ना इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब लिमिट नहीं डालते इंटीग्रेशन में तो प्लस सी एक कांस्टेंट आता है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बोल रही थी अभी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर बाई ओमेगा भी होगा ना, क्योंकि देखो साइन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कॉस, और जो एक्स्ट्रा टर्म होता है वो डिवाइड होता है,
तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ पर नीचे में ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसका लिमिट डालने का तो जरूरत है नहीं, तो लिमिट नहीं डाल रहे तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी, और ये सी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसको समझाया है किताब में, लेकिन उसको करके नहीं बताया है कि क्यों आखिर फिर इसको हम लोग, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू ना जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा हम बताते हैं, देखो छोटा सा समझा दे रहे हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। उससे डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा? आई बराबर कितना आएगा बताओ यहाँ से? ई नॉट बाई ओमेगा एल। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर तुमको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का बात नहीं भी समझ में आता है तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अब देखो ये माइनस हो जाएगा ऐसे करके, और कॉस ओमेगा टी, चलो माइनस ना इसी में भी रहने देते हैं, ठीक। अब तुम ये बताओ कि ये जो करंट है आई, इसका फुल साइकिल में वैल्यू कितना होता है? अगर इस करंट का हम फुल साइकिल निकालें, तो इस इंस्टेंटेनियस करंट का फुल साइकिल में वैल्यू निकालें, एवरेज वैल्यू, तो कितना आएगा? वो जीरो आता है कि नहीं? जीरो आता है। तो अगर इसका हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो इस तरफ वाला भी जो टर्म है उसका भी क्या लेना पड़ेगा? एवरेज वैल्यू। दोनों टर्म्स का एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू हम लेंगे फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से टी, तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। चलो यहां तक ठीक है। अब तुम बताओ इस वाले का, ये वाले का, इसका जब हम लोग लेंगे तुम बोलोगे सर एवरेज वैल्यू क्यों ले रहे हैं? देखो क्योंकि यहां पर जब भी हम इसमें लिमिट्स डालते हैं तो हम ये बताते हैं ना कितना देर तक फ्लो करेगा। तो कितना देर तक फ्लो करेगा, तो यानी कि हम टाइम बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं तो हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकालते वक्त ही टाइम डालते हैं ना वहां पर। ये सब याद है कि नहीं याद है? तो अब इसका भी तुम लोगे एवरेज, बोलोगे सर इसका नहीं लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका लोगी। तो इसका एवरेज किसका लोगी? हाफ का कि फुल का? जब कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालोगी तो हाफ की फुल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसका जब फुल साइकिल तो इसका भी फुल साइकिल। अब इसका फुल साइकिल में कितना आएगा देखो, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो समझ में आता है कि नहीं आता है? ये समझ में आया क्या किए भाई? फॉर्मूला बताए थे ना, एवरेज का यही फॉर्मूला होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में dt और यहाँ पर dt। तो इसका जब तुम यहाँ पर एवरेज लोगी जीरो से t, और यहाँ भी कितना लोगी? अब तुम समझ लो एक चीज कि इसका इधर वाला का आंसर जीरो आएगा। कैसे आएगा बता दे क्या एक बार? देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा, ये भी नहीं पता है क्या? कॉस थीटा का साइन थीटा। और यहाँ पर देखो बताते हैं, यहाँ चलो लिखते हैं ना, साइन थीटा होगा मतलब साइन ओमेगा टी, और साइन थीटा हो गया, फिर इसका अपर लिमिट कितना है? टी है, अपर लिमिट टी है। अच्छा हाँ भाई ओमेगा भी होगा, ठीक है, तो ओमेगा को बाहर निकाल देते हैं, कॉस थीटा का साइन थीटा और ओमेगा को बाहर निकाल दिए, ठीक। अब तुम देखो अपर लिमिट कितना डालोगे यहाँ पर? ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2π/t। अब ये ओमेगा को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये ओमेगा का मतलब 2π/t, और यहाँ अपर लिमिट कितना डाल दिया? t। फिर लोअर लिमिट कितना डालोगी? तो साइन जीरो होगा। साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो कितना होता है? जीरो। टी कटेगा, साइन 2π कितना होगा? तो यानी कि ये रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। यानी कि इसका ये कॉस का जो एवरेज है, अच्छा यहाँ पर ये माइनस को यहाँ लिख दे, ये कॉस का जो एवरेज है यहाँ पर प्लस सी था, कॉस इसका एवरेज कितना आ रहा है? जीरो। और इसका भी एवरेज कितना आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पर प्लस सी बचेगा, तो सी भी कितना आएगा? जीरो। देखो भाई देखो देखो, इसका टेंशन नहीं लेना, ये तो कांस्टेंट है। इसका एवरेज कितना आया? तो जीरो लिख दिए। करंट का भी एवरेज कितना आया? जीरो। यहाँ पर बचा सी, तो सी का भी आंसर कितना आएगा? जीरो। हाँ बोलो। हाँ अरे माता जी, इसको मैथमेटिक्स इसका बहुत स्ट्रांग है। देख ये जीरो हुआ ये वाला, ठीक है, अब इसका आंसर जीरो हुआ, तो इसका आंसर जीरो प्लस सी, जीरो प्लस सी, जीरो प्लस सी, और इसका पूछ रही हो कहाँ गया? ई नॉट बाई ओमेगा एल। ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो सी का आंसर कितना आएगा? नहीं समझ में आया? आ गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कौन कौन कौन? रुक 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 रुक, पूरा करके हम बता रहे। ये इधर गया जाएगा, तो जीरो इंटू ओमेगा एल बाई ई नॉट होगा, बराबर यहाँ पर प्लस सी, तो सी पूरा जीरो हो जाएगा। पक्का समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो ये सब खैर हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलो देखो ये सब हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए था ये। हाँ किताब में इसको लैंग्वेज भी लिख दिया है, क्या लिखा है लैंग्वेज में वो भी बता देते हैं कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट विल बी जीरो for a full cycle and the average value of cos omega t for a full cycle will also be zero, so the integrating constant c will be zero। ठीक है, तो तुम यहां पर लिख सकती हो, यहां पर तुम ये आया एक्सप्रेशन, एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां हम लिख देते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ cos omega t is 0 फॉर कैसा साइकिल?
फुल साइकिल, जो कि तुमको यहाँ पर हम करके भी बता दिए हैं, ठीक है। तो वो लिखना नहीं, तुम खुद कर लोगी, वो दिमाग में रहेगा तुमको, ठीक है ना। या फिर तुम देखो, अगर एग्जाम में करोगी, बोर्ड एग्जाम में, तो तुम डायरेक्टली, अगर तुम यहाँ देखो क्या करता है, हम बता रहे हैं, बहुत सारा बुक में ऐसा किया है कि इस इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लगाया ही नहीं। वो क्या किया कि इसको लिख करके डायरेक्ट ये लिख दिया और प्लस सी का झमेला ही खत्म कर दिया, मतलब प्लस सी का कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि उससे कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में आएगा, समझ रही हो। लेकिन प्लस सी तो आएगा ना, प्लस सी तो आना ही है यार, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी तो आएगा ना, बिना प्लस सी आए कैसे होगा। तो यहां पर वही लिख रहा था, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी इज 0 फॉर फुल साइकिल। और खास बात क्या है, इसे देखो, अब सिर्फ करंट का जीरो होने से नहीं काम चलेगा, करंट का खाली जीरो होने से नहीं काम चलेगा। करंट अगर जीरो होता तो ये जीरो हो गया मान लो, तो ये वाला पूरा टर्म इस तरफ जाके जीरो हो जाता, लेकिन कॉस तो बचता ना। तो कॉस का भी लेकिन कितना आ रहा है, इसीलिए सी जीरो हो रहा है, ठीक है। एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी इज 0 फॉर फुल साइकिल एंड आई इज ऑल्सो 0। हाँ, इसलिए तो फुल साइकिल का हम सोच के चल रहे हैं, तब ना ये रिजल्ट जीरो आएगा, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम लोग इन्वॉल्व करके चलेंगे, ये वाले को सी को इन्वॉल्व करके हम लोग चलेंगे, तब फिर जो हमको इक्वेशन लाना है उसमें सी भी आने लगेगा, तो फिर बेकार हो जाएगा इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए हम चाह रहे हैं, और लिमिट भी नहीं डाल सकते, ये भी मजबूरी है, क्योंकि लिमिट डालने का मतलब है कि तुम बता दे रही हो कि इसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम निकाल रहे हैं, तुमको एक जनरल इक्वेशन चाहिए। समझ में आया मेरा बात? ठीक, तो ये वाला लिख लेना। उसके बाद अब चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, और फिर आगे बस ड्राइव करेंगे। तो एक काम करो, यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे ड्राइव करते हैं इसको। लिखो जल्दी से, तुरंत लिखना। ये करंट का एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे करेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ से देखना आगे, यहाँ से अब तुम I इज इक्वल्स टू, इसमें C को 0 डाल दो, ठीक है। तो 0 डालने के बाद तुमको मिलेगा माइनस ई नॉट, माइनस मत रखो यहाँ पर, इसको ई नॉट रहने देते हैं, बाई ओमेगा एल, और ये माइनस को कॉस के साथ लगा देते हैं, तो माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम एक चीज़ समझना, छोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ पर 10th क्लास का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि अब प्लस का क्यों होता है वो भी बता देते छोटा सा। जब तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगी, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो यानी कि जहां पर कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है उसको तुम क्या लिख सकती हो, कॉस ओमेगा टी को तुम साइन 90 डिग्री, तो हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगी, π/2 माइनस, यहाँ पर ये ओमेगा टी को ओमेगा टी होगा, ऐसे बताओ। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो सब्स्टिट्यूशन से क्या आएगा, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ये माइनस यही रहने दो, और इसको लिख लो साइन, चलो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। अब एक काम करो, ये माइनस साइन को अंदर ले लो, तो ये माइनस साइन को जब अंदर लोगी तो तुमको एक छोटा सा और प्रॉपर्टी पता है, ये साइड में हम प्रॉपर्टीज लिखते जा रहे हैं, छोटा सा और प्रॉपर्टी तुमको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो तुम अगर ये माइनस को अंदर ले लोगी, ये वाला माइनस को अंदर, तो वापस जो है वही रिजल्ट वापस मिल सकता है ना। तो यानी माइनस को अंदर ले जाओ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन, जब ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस π/2 हो गया, और ये माइनस इसके साथ मिल गया प्लस ओमेगा टी, तो इसको पलट के क्या लिखोगी, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो तुमको समझ में आया कि माइनस π/2 क्यों हो रहा है। अभी आगे हम लोग समझते हैं, और अभी तो शुरू हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। चलो देखो, इसके बाद यहाँ पर तुमको जो दिख रहा है ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये वाला, तुम एक चीज़ याद करो कि हम आई का एक्सप्रेशन लिखे थे, बहुत पहले लिखे थे, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कब लिखे थे, जब तुमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा रहे थे, पढ़ाते वक्त ये लिखे थे। और उस समय तुमको ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, अगर हम लोग वोल्टेज को EMF ले ले तो यहाँ पर अभी आई नॉट लिखा है, तो यहाँ आई नॉट लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई नॉट। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का केस में था, याद आ रहा है कि नहीं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर था। वैसे ही तुमको यहाँ पर ई नॉट बाई आर दिख रहा है, लेकिन यहाँ बस आर नहीं है, यहाँ पर आर के जगह कुछ और है, यहाँ पर EMF है। अच्छा, तुम इससे भी कंपेयर कर सकते हो, ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी के जगह पे ये एंगल आ गया, एंगल से क्या मतलब,
यहाँ साइन है, तो यहाँ पक्का इस जगह में क्या होना चाहिए, कंपेयर करने पे आई नॉट होना चाहिए। तो अगर यहाँ आई नॉट हम लिख रहे हैं, तो एक मिनट रुकना, अगर हम यहाँ पर आई नॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आई नॉट बराबर क्या बोल रहे हैं, हम आई नॉट बराबर क्या बोल रहे हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल। और ये ओमेगा एल का मतलब और कुछ नहीं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं तो क्या होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो हम लोग बोले हैं कि यार कि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो हम लोग अब बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस के जैसा ही एक चीज़ है। अब बोलोगे रेजिस्टेंस के जैसा ही, देखो जब स्टार्ट किए थे तो तुमको हम बताए थे कि जो ये होता है इंडक्टर, हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, पहली बात तो इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, इंडक्टर का काम है अपोज करना, इंडक्टर का काम है अपोज करना, इसीलिए ये जो होगा वो इंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस, जो कि बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना ऐसा सोच रही है तो बिल्कुल गलत है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस के जैसा क्वांटिटी एक दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है रेजिस्टेंस के जैसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इससे कंपेयर हो रहा है डायरेक्टली। और इसको हम लोग एक नाम दिए नया, इसको ये जो तुमको दिख रहा है ओमेगा एल, इसको एक नया नाम दिए और इसको हम लोग बोले एक्स एल। क्या बोले इसको, एक्स एल, टी शर्ट का साइज नहीं एक्स एल। इसको हम लोग बोले नया नाम, इसको बोले हम लोग रिएक्टेंस। क्या बोले, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिर हो जाएगा जो कि रजिस्टर में होता है, ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर के पास तो कुछ अलग होगा। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, तो ऐसे उसका नाम पड़ा बाबू, रिएक्टेंस। और ये है क्या, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ही है। अभी खास बात सुनना, ये रेजिस्टेंस कैसे है, देखो हम बता रहे हैं। इसके प्लेस पे हम एक्सेल लिए, ठीक है, इसको एक्सेल क्वांटिटी को सिंबल दिए इसको, जैसे कैसे इसको आर सिंबल है वैसे ये एक्सेल इसका सिंबल है। अब देखो इसको एक्सेल बराबर क्या लिखोगी तुम, ओमेगा एल, अरे फॉर्मूला क्या होगा उसका, ओमेगा एल। और पता है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम। जैसे रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, वैसे ही ये जो नया क्वांटिटी आया है एक्सेल, उसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, ओम। नाम कैसे पड़ा वो तुमको हम बता दिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। और ये क्योंकि इंडक्टर का है इसलिए क्या बोलोगी इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम बोलोगी इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम पड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही जब तुम कैपेसिटर के बारे में पढ़ोगी, कौन सा सर्किट पढ़ोगी, तीसरा वाला, प्योर सी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें क्या आएगा तुम्हारे पास, एक्स सी आएगा उसमें, क्योंकि उसमें भी तुम वही बात कहोगी कि भैया इसमें तो खाली कैपेसिटर है, इसमें तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस एक घूम फिर के आएगा और उस रेजिस्टेंस को तुम क्या बोलोगी, एक्स सी। समझ में आ रहा है इसका मामला। अच्छा, इसको एक्स को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। जब यहां एल लगा देते हैं तो इंडक्टर का हो जाता है, सी लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, कैपेसिटर का, और आर लगा देंगे तो रजिस्टर का नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर का तो खून में रेजिस्टेंस है, वो तो है ही रेजिस्टेंस, तो बोलता ही है कि मेरा काम है करंट को रोकना, तो उसको काहे एक्सआर बोलोगी, वो तो भाई उसके खून नहीं बसाया कि हम तो रजिस्टर है। तो खैर अभी ये एक टॉपिक बन गया, अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आया ये एक टॉपिक बन गया, अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस तुम्हें एक्सेप्ट कर लो कि इसके जगह आई नॉट क्या सोच के लिखे, क्लियर है, फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहां वही हम लोग बोलेंगे कि ई नॉट बाई ओमेगा एल इज कंपेयर्ड बाई कौन सा रिलेशन, ओमिक रिलेशन। ओमिक रिलेशन समझ रही हो ना, मतलब देखो ये कंपैरिजन चला है, ये कंपैरिजन हम लोग किए, इज कंपेयर्ड बाई ओमिक रिलेशन। तो ओमिक रिलेशन से कंपेयर करके हम लोग इसको आई नॉट बोल दिए, और इस वाले को क्या बोल दिए हम लोग, इस वाले को क्या बोल दिए, इस वाले को क्या बोल दिए, एक्सेल, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या बोल दिया, ओमेगा एल, और ये और कुछ नहीं तो क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ना रेजिस्टेंस का ही जगह ले रहा है ना, एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक। तो तुमको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। अच्छा, इसका सबसे खास बात, क्यों रेजिस्टेंस एकदम क्लियर कट इसको रेजिस्टेंस कैसे बोल दिए, क्योंकि इसका एसआई यूनिट भी हम लोग क्या रखे हैं, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है भाई, रेजिस्टेंस ही है। अब ओम में मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लो मास का एसआई यूनिट केजी होता है, तो अगर केजी में तुम किसी और चीज का मास मेजर करोगी तो होगा तो मास ही ना, तो ठीक वैसे ही एसआई यूनिट इस रेजिस्टेंस का ओम होता है, इसको तुम मेजर कर रही हो ओम में, बस नाम नया अलग दे रही हो, तो नाम अलग दे रही हो लेकिन मेजर तो ओम में ही कर रही हो, मतलब वो रेजिस्टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको पूरा लिखो, फिर इसके ऊपर डिटेल में और डिस्कशन करेंगे, अभी तो ये बस शुरुआत है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आया मेरा, ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं बताओ, ये फाइनल एक्सप्रेशन किसका हुआ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में जो करंट होता है उसका। और हम लोग यहां पर ईएमएफ क्या मान के चले थे जब स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो ईएमएफ को हम लोग क्या माने थे, बोलो, ईएमएफ को क्या माने थे, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऐसे ही लिखे हैं समझाने के लिए, ये तो पहले वाला है ना, ये तो प्योरली रेजिस्टिव का है। चलो इसको जल्दी से लिखो, ये डेरिवेशन पूरा है ना, पटाख से एकदम जल्दी से लिखो। अच्छा, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही के लिए था, ये करंट का एक्सप्रेशन कोई काम का नहीं है, ये तो मिटा दे रहे, तो समझाने के लिए था। और ये सब साइड में भी लिखते चलें, जल्दी से करना है, ठीक है, जल्दी लिखो। अभी हम लोग एक्सप्रेशंस निकाल लिए थे करंट का और ईएमएफ का, ठीक है। अब इसके बाद
जो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्स एल, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हेडिंग डालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी हम लोग सिर्फ प्योरली बात करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे। उसके बाद फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम भी बनाएंगे हर हाँ इसका इस सर्किट का बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सएल, और ये एक्सएल है क्या, तो एक्सएल प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सएल जो होता है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है किस सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक्सएल रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले करता है। और हम लोग इसको तुमको पीछे लिखवाए भी थे कि इसको हम लोग ओमिक रिलेशन से रिलेट करके ही लेके आए थे। और एक्सएल को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या इज ओम। नहीं, एसआई यूनिट देखो जब इसका निकाल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि यहां पर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन यूज कर रहे हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, क्या बोल रही हो, देखो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं और इसको हेनरी में। तो हर्ट्ज हेनरी, ये कोई लॉजिक तो नहीं ना हुआ। देखो मेन मतलब है ना, देखो एसआई यूनिट जब रखते हैं हम लोग किसी भी क्वांटिटी का, तो अगर कोई साइंटिस्ट जैसे एल का हेनरी क्यों होता है भाई, एल का हेनरी क्यों होता है, कोई लॉजिक नहीं ना है, एल का हेनरी क्यों होता है। अब जैसे तुम बोलोगे सर एल का फॉर्मूला होता है, हाँ 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 हाँ, तो वहीं से आया। देखो जैसे हम लोग आई नॉट को क्या लिख रहे हैं, ई नॉट बाई, डायमेंशनली भी करेक्ट है ना, ये कैसे बता रहे हैं हम, देखो ई नॉट बाई क्या लिख रहे हैं इसको, ओमेगा एल, और इसी को लिख रहे हैं ई नॉट बाई एक्स एल, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। और आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। तो आप डायमेंशनली करेक्ट कैसे, देखो हम बता रहे हैं, जैसे तुम करंट का फॉर्मूला, जो करंट का जो यूनिट पढ़ती हो वो एम्पियर पढ़ती हो, इसको वोल्ट लिखोगी, मतलब जैसे मान लो कि ये वाले को, ऊपर वाले को वोल्ट और नीचे वाले को ओम में, तो क्या आएगा, वोल्ट ओम इनवर्स। वैसे ही जब तुम यहां से भी आई नॉट निकालोगी तो क्या आएगा, वोल्ट ओम इनवर्स। तो डायमेंशनली करेक्ट तो हो ही रहा है, क्योंकि इसको हम लोग और कुछ नहीं तो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। और कोई क्वांटिटी बोल भी नहीं सकते हैं इसको, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर और कोई क्वांटिटी इसको बोल देंगे हम तो फिर ये फिर डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा ना, समझ रही हो। जैसे मान लो कि इसको हम लोग ओम नहीं लेते, हम लोग बोल देते हैं कि ये कुछ अलग क्वांटिटी, इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज समथिंग एल्स अदर देन रेजिस्टेंस। जैसे उसको नाम क्या दिया, रिएक्टेंस, नाम बदले ना, उसका नाम बदल दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको रेजिस्टेंस का जगह पे नहीं इसको बोलते, रेजिस्टेंस नहीं बोलते इसको, तब तो फिर डायमेंशन रॉन्ग हो जाता ना। यहाँ पर तुम्हारा वोल्ट ओम इनवर्स आ रहा है और इसके केस में चेंज हो जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ओम लेना, ओम लेके ही बल्कि सही किए हैं, और ओम लेके गड़बड़ थोड़ी किए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए पहले वो लिखवाया गया कि हम लोग इसको ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल रहे कि इट इज रेजिस्टेंस, हम लोग ओमिक रिलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तब जाके बोल रहे हैं कि इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। और वही बात देखो लिखे हैं, रोल प्ले कर रहा है रेजिस्टेंस का, रोल प्ले कर रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस ही है और कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का तरीका अलग है। अब तुम देखो इसको निकालने का तरीका कितना अलग है, तुम देखना ध्यान से, तरीका इसका निकालने का कितना अलग। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी इसका फील भी देंगे, अभी तो बस ये इसको इंट्रोड्यूस किया कि क्या होता है, ठीक है। अब इसका फील भी मिलेगा कि क्यों आखिर यहां पर ये एक्सेल में ओमेगा है, उसका फील मिलेगा तुमको कि क्यों एक्सेल में ओमेगा जरूरी है, उस बारे में बताएंगे तुमको। कि जैसे तुमको देखो, जैसे हम लिखते हैं जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई लिखते हैं ना, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यही होता है ना फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। अरे भाई ले इसको ई लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ई नॉट बाई आई नॉट लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है ये तो अजीब ही अलग ही मिल रहा है, जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो अभी समझाएंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जरूरी क्यों है, क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोल इंपॉर्टेंट है। बाकी ओम कैसे है यूनिट वो तुमको हम समझा दिए छोटा सा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको ओम नहीं लेते तब तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता, कौन सा, पीछे वाला जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा जाता, समझ में आया। लेकिन ओमेगा, ओमेगा क्यों जरूरी है वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। एल क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडक्टर का है ऑब्वियसली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे तुम देखना ध्यान से कि ये जो एक्सेल है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी में इसका फील छुपा है एक्सेल का। ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ, ये तो पढ़ाया गया ना पहले, और यहां पर ये एल छूट गया तो ये होगा यूनिट, ये एक्सेल को ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब एक्सेल के बारे एक और लाइन हम लोग डेफिनेशन अगर बोलोगी तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, इट इज दी नॉन, देखो क्या लिख रहे हैं गजब चीज, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन। नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन काम रेजिस्टेंस वाला ही कर रहा है। रेजिस्टेंस तो नहीं ना बोलोगी इसको, एकदम रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं बोल दोगे, रेजिस्टेंस इज डिफरेंट क्वांटिटी। वो किसके लिए डिफाइंड होता है, जब वहां रजिस्टर होता है।
लेकिन ये तो इंडक्टर के लिए डिफाइंड है, तो हुआ ये नॉन रेजिस्टिव क्वांटिटी, लेकिन काम तो रेजिस्टेंस ही वाला कर रहा है, अपोजिशन का। तो एकदम मिलता जुलता हो जा रहा है, बस नाम अलग अलग है, काम भी वही कर रहा है, यूनिट भी वही है, सब चीज सेम है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एक और चीज इसके बारे कि व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है देन एक्सेल ऑफ अपोजेस ऑल्टरनेटिंग करंट। एक्सेल जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो एक्सेल क्या करता है उसको, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वही क्या ऑफर करता है उसको, अपोजिशन। क्योंकि देखो यार तुम ये सोचो कि अपोजिशन कैसे, वो भी समझा दे रहे हैं, है ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब करंट का रास्ता में रुकावट, तो रुकावट ये भी पैदा करेगा, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होगा क्योंकि उसमें देखो ओमेगा आ रहा है। अब ओमेगा क्यों आ रहा है वो तुमको अब समझाते हैं, ठीक है। तुम देखो यार पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं डीसी का, किसका बात करेंगे, डीसी का। अभी इसका फील आ जाएगा कि क्यों ओमेगा और फ्रीक्वेंसी जरूरी है इसमें। देखो ना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तुम देखो डीसी का पहले बात करते हैं। डीसी जो होता है, क्या डीसी ऑसिलेट करता है, क्या डायरेक्ट करंट ऑसिलेट करता है, नहीं करता है। तो ऑसिलेट नहीं करता है तो उस डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जीरो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेट करता है जो चीज उसका फ्रीक्वेंसी होता है ना, डायरेक्ट करंट का तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग इस तरफ ले ले फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये वाई एक्सिस में ले लें रेजिस्टेंस, किसको ले लें, रेजिस्टेंस को। तो अगर डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगी मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगी तो उसका रेजिस्टेंस में कोई असर आएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, वोल्टेज बाई, क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट, ये होता है फॉर्मूला। अभी तुम ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ तो इसका रेजिस्टेंस में क्या असर आएगा, कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डीसी का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी आता ही नहीं है, उसका फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं। लेकिन तुम देखना ध्यान से यहां पर, अभी तुम दूसरा वाला देखना, जब तुम बात करोगी ऑल्टरनेटिंग करंट का, एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है ना इसका फ्रीक्वेंसी, इसका तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। अभी तुम देखना जब इसका तुम ये करोगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सेल पे क्या असर पड़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा, क्योंकि इसका एक्सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, मान लो इधर फ्रीक्वेंसी ले लोगी और इस तरफ तुम इसका क्या ले लोगी, रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस कौन होगा, बोलो, इसका रेजिस्टेंस कौन होगा, एक्सेल। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे भी इसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो ये अंतर है डीसी में, इसीलिए तुम ओमेगा नहीं लेती थी। डीसी जो था उसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसमें ओमेगा नहीं आता था, क्यों, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट करंट का जो रेजिस्टेंस था उसमें ओमेगा वाला चीज नहीं आता था। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट के पास तो फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए जब तुम ऑल्टरनेटिंग करंट का रेजिस्टेंस को डिफाइन करोगी, जब एसी के टर्म में जब बताओगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो इसलिए फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंस में अंतर क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस, इसको भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते, इसको क्यों, इसको रिएक्टेंस नाम देना पड़ रहा है, क्योंकि इस वाले एक्सेल के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, लेकिन इसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस नॉर्मल वाला है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आता है। इसीलिए दोनों को सेम चीज भी बोलना गलत होगा, क्योंकि ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये वाले रेजिस्टेंस में तो कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, लेकिन ये डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और सही बात भी है यार, ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा ऑसिलेट करेगा, तो ज्यादा ऑसिलेट करने से वायर हीट होगा, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। हाँ बोलो क्या बोल रही हो, डीसी के बारे में देखो, जो डायरेक्ट करंट होता है क्या, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से। देखो अब रेजिस्टेंस लिखे भी है यहाँ पर, लेकिन तुमको पता है कि ये रिएक्टेंस है, अलग चीज है। क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं, बस नाम का अंतर है। और सबसे बड़ा बात कि इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे वो बता रहे हैं। देखो ये इसका जो रेजिस्टेंस का तुम फॉर्मूला देखोगी तो वो वोल्टेज बाई करंट होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए, इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो हाँ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करें, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मतलब तुम ये जानती होगी ना यार, तुमको बताया था ना कि डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा भी होता है, डायरेक्ट करंट भी तो चेंज होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करेंगे, किसका फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से ये इंडिपेंडेंट होता है, उस बात को ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है। ये नहीं सोचो कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगी, वो चीज नहीं होने वाला है। हम कह रहे हैं कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो तो ये रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर तुम इसको फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो तो ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। और तुम ये सोच ले रही हो ना कि सर डीसी करंट का तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं, तो उसको इंक्रीज कैसे करेंगे, जीरो ही होता है।
मतलब ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, जो वो ये ग्राफ उस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर मेरा जो इंडक्टिव वाला है, रिएक्टेंस है, जो कि इंडक्टिव भी नहीं बोलना चाहिए, रिएक्टेंस बोलना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और सबसे खास बात तो ये है कि ये डिपेंडेंसी चेंज भी करता है। अभी तुम ये एक्सेल को देख रही हो कि प्रोपोर्शनल है एफ के, आगे चल के तुम एक दूसरा टाइप का रिएक्टेंस जब पढ़ोगी ना तो देखोगी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली भी होता है। ठीक है, आगे चल के कैपेसिटिव के बारे में पढ़ना है ना, कैपेसिटर के बारे। ओमेगा वाला ये बोले थे, मतलब कि देखो ओमेगा वाला, ओमेगा कहने का मतलब है कि इसमें तुम बात करोगी कि ऑसिलेशंस कितना हो रहा है करंट का, क्योंकि इसमें करंट ऑसिलेट भी करता है। लेकिन जब डायरेक्ट करंट का बात करते हो तो वो तो ऑसिलेट करता ही नहीं है, तो इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें ऑसिलेशन का कोई बात ही नहीं आएगा। इसीलिए दोनों अलग अलग है रेजिस्टेंस। जो तुम्हारा इंडक्टिव है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, दोनों में अंतर क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो डीसी वाला है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसीलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ रहा है। तो इसको भी रेजिस्टेंस बोल देते, इसको भी आर ही लिख देते, क्या दिक्कत था। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखना कि जब हम यहाँ पर आई नॉट को लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो ये ओमेगा जो हम यहाँ पर ऐड किए थे, तो ये अपने मन से तो ऐड नहीं किए थे, डेरिवेशन से अपने आप आया था ना ओमेगा, तो इसीलिए डेरिवेशन से भी सही हो रहा है, और डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंटली भी समझ में आ रहा है कि अच्छा जब तुम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ी थी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को भी तो एसी सोर्स से जोड़ी थी, तो उसमें भी तो ओमेगा आना चाहिए, उसमें भी तो ओमेगा आना चाहिए ना यार, लेकिन उसमें तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुमको वही बताएं कि रजिस्टर, उसका जो रेजिस्टेंस है उसका तो पहले ही वो रेजिस्टेंस उसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं कर रहे थे ना। तो इसके लिए जब रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करने गए, किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तब समझ आया कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। ठीक है, इसका जब रेजिस्टेंस डिफाइन किए मैथमेटिकली, जो पहले का इक्वेशन है वही सब यूज करके, तो देखे कि अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नया चीज मिल रहा है। तो यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस, इसलिए पहले ही बोल दी कि रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, प्योरली इंडक्टिव, रेजिस्टेंस वाला बात ही हटा के चल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही टर्म मिल रहा है एक्सेल। ठीक है, अभी उसके ऊपर सवाल भी करेंगे एक्सेल के ऊपर हम लोग। तो एक्सेल वो रेजिस्टेंस है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है। अच्छा तो तुम बोलोगी सर बार बार इसी के काहे बार है, ये सब बताइए। ये सब देख भाई, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, और ये एल क्या है, कांस्टेंट, तो एल भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, यानी कि एक्सेल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। तुम जो रेजिस्टेंस नॉर्मली पढ़ती थी वो किस पे डिपेंड करता था, तुम जो रेजिस्टेंस पढ़ती थी पहले से ही वो किस पे डिपेंड करता था, वोल्टेज और करंट पे? नहीं 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 नहीं, लेंथ पे, एरिया पे, ये सब पे। लेकिन ये देखिए तो अलग ही चीज है, इस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है वो सब, ये तो अलग ही चीज है। समझ रही हो मेरी बात क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसको रेजिस्टेंस बोलना तो गलत है, वो तुमको हम समझा रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं वो। बाकी एसआई यूनिट ये सब सेम कैसे रख दिए इसका, क्योंकि काम ये वही वाला कर रहा है, काम वही वाला कर रहा है, लेकिन दोनों में क्वांटिटीज दोनों अलग अलग है। काम वही कर रहा है ना, जो एसी करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोजिशन ऑफर कर रहा है, देखो काम तो वही कर रहा है। लेकिन इसको देखो नॉन रेजिस्टिव भी लिख दिए, नॉन रेजिस्टिव फिर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब रहता तो उसको रेजिस्टिव बोलते हैं, इट इज अ रेजिस्टिव क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको लिख लो जल्दी से तुम लोग सब, फिर ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी वाला बना लेना। ये ग्राफ ना थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये एग्जाम में हम हमेशा पूछता है ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ एकदम अच्छे से बनाना है, ये वाला जो लास्ट में बनवाया है। इसमें क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेल में क्या चेंज आएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेल में क्या चेंज आएगा, एक्सेल घट जाएगा। और ये रिलेशन भी जरूर से लिखना है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में, ये नहीं, ये तो समझने के लिए था, ये एग्जाम में पूछेगा 100%। ठीक है, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन देगा, सीबीएसई में भी आया बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स एक्सेल, और 4 ग्राफ बना के दे देगा, इन्वर्सली का दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना के दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ सही होगा। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो अगर तुमको कभी बोलेगा कि एक्सेल वर्सेस एक्सी का ग्राफ बनाने, अभी हम बना के भी दिखाए थे, एक्सेल वर्सेस एक्सी नहीं यार सॉरी, एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कैसे बनाओगी ग्राफ, इस तरफ एक्सेल ले लेना, इस तरफ फ्रीक्वेंसी, और सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देना बिना कुछ सोचे समझे। इसका कारण ये है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हो ना तो इसमें तुरंत चेंज आता है, तुरंत ये बढ़ जाता है। मतलब ये ऐसा भी नहीं होगा, देखो हाँ यही वाला बनाए, देखो अब ऐसा भी नहीं होगा, हम इसलिए जानबूझ के डिस्कस कर रहे हैं दोबारा क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। देखो ये ऐसा भी नहीं रहेगा, अगर ऐसा ग्राफ होता तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते तो एक्सेल बढ़ता, लेकिन थोड़ा देर में बढ़ता। लेकिन यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को वैसे ही एक्सेल बढ़ जा रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं फिर ये फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम का। तो हम लोग जो 2 अभी तक पढ़ाई किए उसमें 2 इक्वेशंस लिखे थे और कुछ कंक्लूजन्स भी लिखना है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग कंक्लूजन्स पहले लिखेंगे,
फेजर और वेव ये सब बना करके। तो कंक्लूजन में ये है कि मेरे पास जो इक्वेशन आया करंट का, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अच्छा रिया ये बताओ कि इसमें क्या गलती है, सही है ये, क्या लगता है क्या गलती है इसमें है? देखो हमको करंट को पीछे करना है ना, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन पाई बाई टू ही बढ़ाना। अगर पाई बाई टू से ज़्यादा आगे बढ़ा दोगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई टू, तो ऐसे भी तो वही होगा। तो ये दो इक्वेशन निकाले थे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ, पहले यहाँ पर कंक्लूजन क्या है इन दोनों इक्वेशन का, कंक्लूजन ये, तुम ये ब्रैकेट वैकेट में मत लगाना, ठीक है, इसमें मत लगाना ब्रैकेट, इसमें लगाना है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि दी करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड मतलब पीछे हो जाता है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई कितना, पाई बाई टू, मतलब ये पाई बाई टू एंगल पीछे है, ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ये याद है तुम लोग को हम बताए थे ये चीज़। अच्छा तुम है, हाँ फेज डिफरेंस का देखोगी तो मतलब कि ये जो तुम्हारा करंट है वो अगर इस तरफ है तो ईएमएफ इस तरफ होगा, मतलब कुछ इतना फेज डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब करंट अगर ऊपर है तो ईएमएफ इधर होगा, ठीक है, ऐसे होगा ना। या तो उल्टा सोच लो, ऐसे सोच लो, तुम जैसे सोचना है सोच लो। मतलब अगर इन लोग का सिंपल हम लोग डायग्राम बनाए एकदम सिंपलेस्ट, तो डायग्राम तो यही होगा यार कि अगर हम इस तरफ ले रहे हैं ईएमएफ को, तो इस तरफ किसको लेंगे, करंट को, और ये करंट पाई बाई टू कहाँ चल गया है, पीछे। सिंपल डायग्राम तो यही होगा कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाई टू। पहले देखो दोनों कहाँ था, पहले ये यहाँ था, अब पीछे हो गया तो ऐसे दिखा दिया, क्लियर है कि नहीं दिखा, ठीक है। तो डायग्राम तो यही हुआ, मतलब जो तुम डायग्राम फेजर और वेव जो भी बनाती हो, समझाना बस इसी बात को है, लेकिन थोड़ा सा और टेक्निकली बताना है उसको, क्यों फेजर का जरूरत है, क्या बिना फेजर का एसी नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन फेजर से ये समझ में आता है कि पहले पीछे कौन हट रहा है। इसमें तो लग रहा है कि ईएमएफ आगे चल गया, वही ब्रेकअप वाला जो तुमको बता रहे थे, पता ही नहीं लग रहा है कि ये लड़का आगे निकल गया, ये लड़की पीछे, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब फेजर बनाएंगे तो उसमें तो मालूम चल जाएगा कि अच्छा करंट पीछे गया है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब तुम देखना इसका दूसरा, इसी के और दूसरा शब्द में क्या बोल सकती हो कि द ईएमएफ लीड्स करंट बाई कितना, पाई बाई टू। तो क्या ये दोनों सेम चीज है या अलग अलग बात है? दोनों सेम चीज है कि करंट, या तो ये बोलो कि आगे बढ़ गया, तो ये बोलो कि पीछे हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका बनाएंगे फेजर डायग्राम, तो फेजर और वेव दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग लिख लो जल्दी से, फिर हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद फेजर और वेव डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद हम लोग इसका बनाएंगे वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। पहले हम लोग बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम इस तरफ तुम्हारा रहेगा ईएमएफ, और देखो ईएमएफ जहां था उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। करंट यहां पर था, और तुमको बताया भी गया है कि बहुत बार कि ये एम्पलीट्यूड कम होता है। ये किसका एम्पलीट्यूड हुआ, मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं हुआ, ये ईएमएफ का प्रोजेक्शन हुआ, किधर प्रोजेक्शन हुआ, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। और ये किसका, ईएमएफ का ये एम्पलीट्यूड हुआ कि कितना बड़ा है उसका वैल्यू। और यहां पर तुम्हारा आई नॉट हुआ करता था प्योरली रेजिस्टिव में, लेकिन कैपेसिटिव ये प्योरली रेजिस्टिव में, लेकिन अब इंडक्टिव में क्या हो रहा है, वो लैग कर जा रहा है। अच्छा ये कितना एंगल ऊपर होता था, ओमेगा टी। तो अभी यहां पर हम लोग जो पढ़े हैं उसमें मेरा करंट का एक्सप्रेशन आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस पाई बाई टू करेंगे, तो ओमेगा टी में से पाई बाई टू घटाना है, तो ओमेगा टी में से पाई बाई टू, यानी कि यहां कहीं करंट आएगा, ठीक है। ओमेगा टी में से कितना घटा दिए, पाई बाई टू, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बनेगा ना, तो पाई बाई टू घटाए तो यहां पर ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा तुम लोग सोच रही हो तो तुम लोग बिल्कुल भकलोल और गलत हो,
एकदम बकलोल और एकदम ही गलत हो, भिखारी। पिछले ही बार बताए थे जब फेजर बना रहे थे तो ओमेगा टी में से जब घटाना रहेगा पाई बाई टू, तो ओमेगा टी में से पाई बाई टू घटाओगी ना। तुम तो ओमेगा टी के बाद पाई बाई टू घटा रही हो। ओमेगा टी में से पाई बाई टू घटाना है, ठीक से देखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि यहां पर ओमेगा टी लिखा है, उसमें से पाई बाई टू पीछे करना है, तो यानी कि यहां से शुरू करोगी। हाँ, अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू रहता तब यहां से ऐड करते, तब यहां से पाई बाई टू चलते, लेकिन उसमें से घटाना है, तो मतलब इसमें अंदर घुस के इसको घटाना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लाइन रहेगा ना वो यहां आएगा करंट का, और ये पाई बाई टू बनेगा। क्लियर है? तो और ये किसका तुम लिखोगी, इसको बोल दोगी तुम आई, और ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, आई का एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये जो पीछे गया ना वो एंगल यहाँ पर हम दिखा दिए, और इसको तुम पाई बाई टू कह सकती हो। ये ग्राफ हुआ फाइनल इसका, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस था, बस इतना ही तुम मार्क करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुमको पता है यार, ये वाला जो है ये ई नॉट को बता रहा है, और ये वाला आई नॉट को, ठीक है। चलो इसको बना लो जल्दी से। ये फेजर डायग्राम हुआ। अब इसका हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे। तो वेव डायग्राम जो है वो फेजर को ही बता रहा है, वेव डायग्राम कोई अलग चीज नहीं है, वो भी वही चीज बताएगा। सुनो, जो फेजर डायग्राम क्या बता रहा है, फेजर ये बता रहा है कि ये पाई बाई टू पीछे है, किस तरफ पीछे है वो भी बता रहा है, कौन पीछे हुआ ये भी बता दिया, पीछे कौन हटा है, ईएमएफ हटा है कि करंट हटा है, करंट पीछे हटा, वो बात बता रहा है। अब वैसे ही हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे और उस पर भी वही चीज बताएंगे। अच्छा, वेव डायग्राम और फेजर में अंतर क्या है? अंतर ये है, बस छोटा सा अंतर ये है कि वो ये चीज को बताता है कि वो भी वही बता रहा है कि पीछे कौन हुआ। अभी तुम देखना डायग्राम में समझ में आएगा। छोटा सा एक अंतर भी है, वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। छोटा सा एक अंतर है, वो बताएंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो, कुछ पूछ रही हो? एक सेकंड, चलो यहां पर हम लोग इसको ले लेते हैं, कितना होगा ये, पाई बाई टू, और ये कितना होगा, ये पाई बाई टू होगा, ये कितना होगा पाई, और ये कितना होता है 3 पाई बाई टू, और ये कितना होता है 2 पाई, ठीक है। अभी देखो ये जो हम बनाए हैं किसके लिए बनाए हैं, ईएमएफ के लिए। और अच्छा तुम देखना यार कि सिमिलैरिटी दोनों में बहुत है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग है। छोटा सा क्या डिफरेंस है वो भी हम बता देंगे तुमको, पाई बाई टू। अभी यहां पर ये जो हम बनाए हैं ये ईएमएफ का बनाए हैं, तो ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, ये पूरा ये एम्पलीट्यूड ये वाला ईएमएफ का होगा, यानी ये ग्राफ ईएमएफ का है, और ये जो एम्पलीट्यूड तुमको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा दिस इज ई नॉट। क्लियर है एकदम? अब हमको करंट का दिखाना है, तो करंट जो होगा उसको हम लोग कहां से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से कितना, नीचे से माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू मतलब कहीं नीचे से स्टार्ट होगा। और तुम एक चीज देखना ध्यान से, बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात इससे समझ में आएगा तुमको, ये ऐसे गया, स्ट्रेट लाइन नहीं जाना चाहिए, बता रहे हैं माता जी। बिना देखे समझ लेगी देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, जहां पर देखो ये पाई बाई टू, देखना एक चीज बड़ा गजब है, दोनों का फेज चेंज हुआ है या फिर सेम फेज में, दोनों फेज चेंज हुआ है ना। कितना का फेज डिफरेंस है, यहां पर पहले लिखते हैं। यहां पर तुम करंट का एक्सप्रेशन क्या पढ़ी थी बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ईएमएफ का ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इस करंट का फेज और ये किसका है, ईएमएफ का। तो जब तुम निकालोगी पीडी, पीडी मतलब फेजर डायग्राम, तुम पता नहीं क्या सोच, तो यहां से हो जाएगा ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस ओमेगा टी होगा, इसका फेज में से इसका फेज को घटा दिया, ठीक है। तो ये ओमेगा टी कटेगा, तो कितना आएगा फेज डिफरेंस, पाई बाई टू। मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, देखो यहां पर साफ साफ डिस्प्ले जस्टिफाई हो रहा है कि जब ये मैक्सिमम होगा ईएमएफ, उस समय करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब तुम्हारा ईएमएफ जो है वो मिनिमम होगा, उस समय करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब दोनों साथ साथ नहीं, ये ब्रेकअप हो चुका है बाबू, मामला अब खराब हो गया है। जब वो मैक्सिमम जा रहा है तो ये बेचारा मिनिमम हो जा रहा है, और जब ये ईएमएफ मिनिमम जा रहा है, यहां पर टच करने का मतलब क्या है कि जीरो हो गया ना वोल्टेज, लेकिन करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर यहां देखना, यहां पर क्या हो रहा है, करंट यहां पर क्या हो रहा है, मिनिमम, तो यहां पर ईएमएफ क्या हो गया है, मैक्सिमम। फिर यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर कटा है ग्राफ, यहां पर जो तुम्हारा ये ईएमएफ है वो मिनिमम है, लेकिन करंट क्या है वहां पर, मैक्सिमम, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बना है यहाँ पर। समझ आया? तो ये फेजर डायग्राम, ये जो तुम्हारा वेव डायग्राम है उससे और इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इस बात को भी बताता है कि दोनों में फेज डिफरेंस है। यहां से भी मालूम चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा है, यहां से भी मालूम चल रहा है। देख यहां पर ये इधर है, ये इधर है, तो फेज डिफरेंस तो है। अगर फेज डिफरेंस नहीं होता तब तो साथ साथ होता दोनों, ठीक है। लेकिन ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि हर इंस्टेंट पे वो लोग चेंज कैसे कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट जस्टिफिकेशन दे रहा है, हर पॉइंट पे कैसे चेंज हो रहा है। ये तो बस ये बता रहा है कि भैया दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आखिर वो लोग चल कैसे रहा है उसको ये बता रहा है फेजर डायग्राम।
सॉरी वेव डायग्राम। क्लियर है कि नहीं बताओ। अच्छा तुम देखना एक और चीज बाबू, अंदाजी इसको नहीं बनाया कि जो मन में आया कर दिए, देखना सुनना ध्यान से, तुम अपने मन से कुछ भी मत बनाना, बायोलॉजी का डायग्राम नहीं है कि जहां मन चाहे वैसे जैसे बना ले। देखो यहाँ पर ध्यान से मजाक कर, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ई नॉट है, ई नॉट है, और तुमको ये हम पढ़ाए थे पहले बहुत, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या था, ई नॉट बाई एक्सएल, ये था, आर मत बोलना मुड़ी फोड़ देंगे, एक्सएल होगा। अब तुम देखो यहाँ पर बड़ा कौन है दोनों में से, आई नॉट बड़ा है या ई नॉट बड़ा है, एम्पलीट्यूड वाइज ई नॉट बड़ा है कि नहीं बताओ। अरे भाई क्योंकि इसको डिवाइड करते हैं तब ये आता है, समझ में आया तेरे को, नहीं आया, दिख ही नहीं रहा है भाई साहब। देख यहाँ पर हम तुमको पहले ही ये चीज बताए थे ना, मान लो कि ये ई नॉट को हम ले ले 2 और इसको ले ले, इसको ले ले 2, तो यहाँ से आई नॉट कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि जो आई नॉट होगा वो क्या होगा, हमेशा आई नॉट हमेशा छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, जो कि इसमें भी दिखाए थे ना, देखो ये छोटका रहेगा और ये बड़का रहेगा, ये स्टार्टिंग में ही बताए थे। इसीलिए तुम देखो यहाँ पर ई नॉट को बड़ा बनाए हैं उसका एम्पलीट्यूड, लेकिन ये भाई करंट का क्या है, छोटा दिख रहा है वो भी, कि करंट का एम्पलीट्यूड छोटा है उसका बड़ा है। तो ये किसका हुआ, ये वाला छोटा वाला, ये छोटा वाला एम्पलीट्यूड किसका हुआ, करंट का, आई नॉट। ये बीच में बनाया, तुम गंदा मत कर देना बना के, यहाँ पर बनाया जाता है हालांकि, ये ई नॉट का हुआ, और ये इस तरफ जो छोटा वाला दिख रहा है, छोटा वाला, ये छोटा वाला किसका है, करंट का, तो इसको लिखोगे आई नॉट। और ये नीचे से क्यों शुरू हुआ है, नीचे से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि -π/2, तो ये पीछे है ना उससे, तो पीछे है इसलिए नीचे से शुरू किए, पीछे करने के लिए यहां से शुरू किए। अच्छा ये ग्राफ जो तुमको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल है ना, साइन कर्व, और ये वाला ये भी साइन कर्व है, दोनों ही साइन कर्व है, बस ये साइन कर्व पीछे से स्टार्ट हुआ है और ये साइन कर्व आगे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। वो देखो तुम देखना ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखना, ओ यहाँ लिखा हुआ है देखो, ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब जो यहां से शुरू होगा, लेकिन इसमें ओमेगा टी ही है, मतलब ओमेगा टी ही है, ओमेगा टी ही है, लेकिन -π/2, इसलिए नीचे से स्टार्ट किए। समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको बना लो जल्दी से। हाँ +π/2 तब तो ऊपर हो जाता ग्राफ, अगर +π/2 रहेगा तो भी फेज गड़बड़ाएगा, समझो समझो क्या। तो सेम फेज में कब हो रहा था, सेम फेज में कब चल रहे थे दोनों एक साथ, जब ओमेगा टी था। तुम चाहे +π/2 रहे चाहे -π/2 रहे, मामला गड़बड़ाना पक्का है। +π/2 में ऊपर से शुरू करोगी बस, जब +π/2 रहेगा तो कहां शुरू होगा, यहां से ऐसे ही, समझो समझो, +π/2 में कहां स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां कटेगा, फिर ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और +π/2 वाला भी पढ़ना है, जब सी सर्किट पढ़ोगी तो कैपेसिटिव, जो इसमें नहीं मिल रहा है वो उसमें मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो बना लो इसको जल्दी से। यहां पर नीचे से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि -π/2 था। चलो देखो यहाँ बोल रहा है कि द प्योर इंडक्टिव सर्किट और 25 मिली हेनरी, तो यानी कि इसका इंडक्टेंस कितना दिया है, 25 mH, mH का मतलब है मेरा हेनरी, मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली का मतलब कोई नहीं मिली, 10⁻³ होगा, ठीक है, 10⁻³ होगा। अब तुमको बोला है कि एक सोर्स वोल्टेज है, कितना सोर्स वोल्टेज है, 220 वोल्ट, और तुमको बोला है कि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी तुमसे, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी, तुमसे पूछा है कि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी तुमसे क्या पूछा गया, एक्सेल, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा एल, लेकिन यहाँ ओमेगा तो दिया ही नहीं है, तो कैसे बनेगा फिर ना, तो 2πfl ऐसे करते हैं, एफ दिया है, हाँ देख फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2π को कितना लोगी 3.14, और फ्रीक्वेंसी डालोगी 50, इंडक्टेंस डालोगी 25 × 10⁻³ कितना आ रहा सॉल्व करके बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो पागल टाइप का होगा। 100 नीचे हुआ, 0 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 कट गया, ठीक है, तो 314 × 25 × 10⁻³ तो हो जाएगा 314 × 25/1000, इसको ऐसे कर लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 25 × 25, 25 4 × 400, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 314/40, 314/40 कितना आ रहा है डिवाइड करके, हमारे पास कैलकुलेटर है, तुम भी एग्जाम में लेके जाना कैलकुलेटर, ठीक है, 314 / 40, और मेरा नाम ले लेना तो इसका आ रहा है 7 पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट आ गया 7.85, और एसआई यूनिट क्या होगा इसका, ओम, ठीक है, ये आंसर आएगा। देखो इसको डिवाइड कर लेना खुद ही,
तो आ जाएगा उतना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछा है तुमसे, आरएमएस करंट। आरएमएस करंट मतलब क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट था ये। नेक्स्ट पूछा गया है आई आरएमएस। आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट कहाँ दिया है इसमें, आई नॉट कितना है देखो, आई नॉट कितना है सवाल में, ये समझ में आया ना ये वाला पक्का। आई नॉट कितना दिया हुआ है देखो, क्या आई नॉट तो दिया ही नहीं, ओ माय गॉड, अब कैसे बनेगा तब ये, कोई तरीका है इसको बनाने का, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इतना समय नहीं, पनवेल निकलना है, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ भिखारी लोग। देखो करंट ही है ना ये, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, यही होता है ना। तो यहाँ पर जब आरएमएस ईएमएफ है तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज लोगी, आरएमएस वोल्टेज। और यहाँ पर ये क्योंकि एक इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर लिखा है तो वही प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सेल, तो बन जाएगा नहीं कि बताओ, ठीक है। हम चाहते तुमको ये फॉर्मूला पहले ही लिखवा देते नोट्स में, लेकिन ये सवाल में है, उससे तुमको समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देखो इससे एक और बात समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस है ही पक्का, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी पूरा रेजिस्टेंस का ही है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है फ्रीक्वेंसी वाला, इसलिए उसको रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही जी बोलती हो कि सुनती भी हो कुछ, है ना। तो यहाँ से देखना, ये तो समझाने के लिए किया ना, ये मत लिख लेना भिखारी, ये तो समझाने के लिए था, फॉर्मूला ये है। तो ई आर एम एस पहले निकालना होगा, ई आर एम एस दिया हुआ है क्या, ई आर एम एस, हाँ देखो ये आर एम एस तुमको ना ये समझाए थे हम जब पढ़ा रहे थे, तो तुमको अब ये समझाए थे कि जो घर में वोल्टेज आता है उसको आर एम एस वोल्टेज बोलते हैं ना, जो कि 220 वोल्ट है। घर में जब घर में पढ़ा, मतलब सॉरी घर में पढ़ा बोलते हैं, घर में जो वोल्टेज आता है वो आरएमएस आता है, ये बताए थे तुम लोग को बहुत बार। और वही आरएमएस वोल्टेज 220 आता है, तो हम लोग घर में कितना पहुंचता है 220, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग घर में 311 वोल्ट पहुंचता है, क्योंकि आरएमएस होता है 220, फिर वो एम्पलीफाई होकर के, मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर के 311 आता है, बताए थे ना। ये एसी से ज़्यादा झटका लगता है एज कम्पेयर टू डीसी, सब खा जाती है पढ़ने के बाद। तो ये आरएमएस 220 होगा, और ये एक्सेल कितना होगा 7.85। इसको डिवाइड कर लेना, करंट किस में आएगा, एम्पियर में, डिवाइड करना तुम्हारा काम है, क्या जो भी, तो एम्पियर में आएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, अभी नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाले। देखो यहाँ पर तुमको पूछा गया एल दिया हुआ है और प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, और वी का एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये सीबीएसई में आया है, सीबीएसई 2016, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ईयर लिखे हैं, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, कुछ पूछिए सर ये क्या लिखे हैं देखो तुमसे आई पूछा गया है, तो ये किसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वोल्टेज का, और तुमसे क्या पूछा गया है, करंट। तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बताओ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ लिख देते हैं, जो सर्किट तुमको है वो कौन सा सर्किट दिया हुआ है, प्योरली इंडक्टिव। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए तुमको किसका एक्सप्रेशन लिखने बोल रहा है, करंट का, और वोल्टेज का दिया हुआ है। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही होता है ना। तो इसको देखते हुए लिखना है, तो तुम देखना ध्यान से कि ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। अरे जिसको ई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा रहे थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी भी तो लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये वी नॉट कितना दिया हुआ है, वी नॉट कितना है 70.7, ओमेगा कितना दिया हुआ है 1000, उसके बाद और कुछ नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो यानी कि इसका ओमेगा कितना डालोगी, 1000 डालोगी, टाइम तो टी है तो टी रखोगी, माइनस पाई बाई टू तो चलेगा। ये आई नॉट निकालना है मैन, क्योंकि आई नॉट तो अलग होगा ना, वी नॉट जो उसका दिया हुआ है तो इसका आई नॉट अलग होगा। तो आई नॉट हम लोग चलो यहाँ निकालते हैं, आई नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, है ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई ओमेगा एल, फिर लिखोगी इसको। तो ई नॉट कितना दिया है, ये रहा सवाल में दिया, ई नॉट कितना दिया है 70.7, ओमेगा कितना होगा 1000, और एल दिया हुआ है ये देखो, तो 200 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आई नॉट। आई नॉट निकालने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा लो, तो ये आ जाएगा 10, ये 3 जीरो तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2000 हो जाएगा नीचे में, ये 3 जीरो गया था, और ये 707, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगी तो डिवाइड करके कितना आता है, ये कितना आ रहा है दिखाओ, डिवाइड करके 0.3 और भी आएगा नंबर्स, 0.35 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। तो
तो 0.35 वही तो कह रहे हैं, 0.35 और भी नंबर्स आएगा यहाँ पर, डिवाइड कर लेना वो खुद ही, ठीक है। तो ये डिवाइड करके ये आई नॉट आ रहा है ना, और किस में आ रहा है, ये एम्पियर में, क्योंकि है तो करंट तो एम्पियर में आएगा। और ये किस में दिया हुआ था, वोल्ट में, और ये ओमेगा किस में दिया हुआ था, रेडियन पर सेकंड, भिखारी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये आई नॉट हुआ। अब यहाँ से आई जब निकालोगी फाइनल, तो आई को क्या लिखोगी, आई नॉट कितना डालोगी, 0.35, और यहाँ पर साइन तो साइन रहेगा, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग फाइनल, और ये ओमेगा कितना डालोगी, 1000, ओमेगा 1000 टाइम टी डालोगी -π/2, ठीक है। और इसको किस में नाप रही हो, ये पूरा को एम्पियर में, तो ए लिख दोगी यहाँ लास्ट में, कि जैसे ये वोल्ट में था वैसे ही है एम्पियर में, ठीक है। साफिया कहाँ दिक्कत है बताओ, तो हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, नहीं बताते। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।